बच्चों आज हम सहसंयोजी बंध कोवलेंट बॉन्डिंग की बातें यहाँ पे कर रहे हैं। तो कब कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, मैंने इंट्रोडक्शन आपको पहले ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो जिस प्रकार आयनिक बंध बनने की मैंने आपको कंडीशन बताई थी, किन कंडीशन पे आयनिक बंध बनते हैं, उसी प्रकार कोवलेंट बॉन्ड बनने की भी स्थितियाँ होती हैं। तो इसकी लगभग 3 स्थितियाँ हैं। मैं तीनों को पहले यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ। पहला है जब दो परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता समान व लगभग समान हो। दूसरा हम ये बोल सकते हैं जब दो अधातुओं के बीच आबंध हो रहा हो तो उस कंडीशन में सहसंयोजी आबंध बनता है। तीसरा, वह यौगिक जिनकी संयोजकता 3 से अधिक होती है। वह यौगिक जिनमें संयोजकता 3 से अधिक होती है प्रायः सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। तो इन कंडीशन पे हमारी कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। अब कोवलेंट बॉन्डिंग कितने प्रकार की होती है? मुख्यतः कोवलेंट बॉन्डिंग हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला तो यह है कि जब समान परमाणु के बीच में बॉन्डिंग हो रही हो, ठीक है ना, इसको हम प्रकार कर देते हैं, सहसंयोजी बंध के प्रकार। सहसंयोजी बंध का वर्गीकरण कर रहे हैं। जो पहला है, दो प्रकार की बॉन्डिंग हो रही है, ध्रुवी और अध्रुवी। जैसे होंगे पोलर, जैसे होंगे नॉन पोलर। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब असमान परमाणुओं के बीच जब बॉन्डिंग होती है उसे ध्रुवी कहेंगे। जैसे HCl, HF, ठीक है ना, NH3। जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बीच, हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच, हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच, ये अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं। इनके बीच यदि बॉन्डिंग होगी वहाँ बोलेंगे ध्रुवी, यानी पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग। इसी प्रकार यदि हम समान परमाणु की बात करते हैं के बीच जब बॉन्डिंग होगी, ठीक है, तो वहाँ पर अध्रुवी यानी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। जैसे दो हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग होगी, ठीक है ना, H2 बनता है। क्लोरीन जब बन रहा है तो क्लोरीन के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी उसे बोलेंगे अध्रुवी यानी कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग। ये तो हम जानते हैं कि इसमें क्या होता है कि जब कोवलेंट बॉन्डिंग में, ये तो हम जानते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग सहसंयोजी बंध में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा कि H और H, इसका जो है एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को हम यदि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, यानी कि इसके आउटर मोस्ट जो सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शेयरिंग में भाग लेते हैं, समझ आ रहे हैं। तो हाइड्रोजन के अंतिम कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है आपस में शेयरिंग करेंगे और ये क्या करें, बॉन्डिंग बना दी इन्होंने। इसी प्रकार क्लोरीन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा देंगे क्लोरीन के। इसी बात दूसरा जो क्लोरीन है, इसके अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। आप देख रहे हो कि दोनों ने इसका अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इस प्रकार इसके भी 8 हो गए और इसके भी 8 हो गए, समझ आई बात। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, और कहीं पर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। जैसे ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन में कितने होते हैं, एक अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसको, 6 इलेक्ट्रॉन को वैसे लिखें अगर। अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, दोनों ने अपने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दी, शेयरिंग कर दी। यहाँ पर जो है दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो,
समझ बात। इसी का नाइट्रोजन के अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा रहे हैं 1 2 3 4 5। इस नाइट्रोजन को भी 1 2 3 4 5, तो इसके भी 8 हो गए, देखो इसके भी 8 हो गए। तो इस प्रकार ये या तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, या दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, या तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, ऐसा है। तो इसके आधार पर कोवलेंट बॉन्डिंग 3 प्रकार की होती हैं। एकल बंध वाले, जिसमें ये आ गया हमारा, ठीक है ना, एकल बंध। दूसरा द्विबंध कोवलेंट बॉन्डिंग, डबल बॉन्ड जिसे कहते हैं। तीसरा जो होता है ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो इस आधार पर 3 प्रकार की भी कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। एकल बंध वाले, द्विबंध वाले और त्रिबंध वाले, ठीक है ना। तो ये हमारे पास थोड़ा सा क्लासिफिकेशन हो गया, बता दिया आपको मैंने। तो ध्यान रहे कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही इसमें पार्टिसिपेशन भाग लेते हैं। ये जब प्रैक्टिस करो तो तुम्हें पता चल जाएगा। और अभी इसको मैं भी डिटेल में भी बताऊंगा किस तरीके से हम 1 इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं। ये सब प्रैक्टिस की बात है, उसके टर्म रूल हैं, नियम हैं, उस नियम को हम देखेंगे। इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये जो होता है इसको हम क्या करेंगे, इसको ये जो है ना एक इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड लेंथ की बॉन्ड लेंथ बोलते हैं इसको। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, वह न्यूनतम दूरी जिसके नज़दीक, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है न्यूनतम होने के बाद, उस न्यूनतम पोटेंशियल एनर्जी के बाद वो आपस में एक दूसरे के नज़दीक नहीं आ पाते हैं। तो न्यूनतम दूरी 2 नाभिकों, उन दो इलेक्ट्रॉन जो आपस में बॉन्डिंग बना रहे हैं, उन दोनों इलेक्ट्रॉनों के नाभिकों के बीच की दूरी को बॉन्ड लेंथ कहते हैं। इसे आप बोलेंगे बंध लेंथ, बंध लंबाई, ठीक है ना, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, ऐसा नहीं। और अगर एकल बंध होगा तो माना एकल बंध की लंबाई इतनी है, तो डबल बॉन्ड, अगर 2 इलेक्ट्रॉन में डबल बॉन्ड होगा तो एकल बंध से थोड़ा सा छोटा होगा। इसी प्रकार ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसकी लंबाई और कम होगी। यानी सीधी सी बात है कि एकल बंध की लंबाई ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड थोड़ा कम होता है लंबाई से, ट्रिपल बॉन्ड जो है और छोटा होता है। यानी स्ट्रॉन्गर होता है ये, और कम स्ट्रॉन्गर होगा और ये कम होगा। इसको तोड़ना जरा आसान होगा, इसको और टफ होगा, इसको और टफ होगा, ठीक है। तो इस प्रकार 3 प्रकार की बॉन्डिंग बन रही है। अब मैं आपको सहसंयोजी बंध की विशेषताएं बताने जा रहा हूं। देखिए बच्चों, मैं आपको अब सहसंयोजी बंध आबंध की विशेषताएं बताने जा रहा हूं। जिस प्रकार मैंने आयनिक बंध की विशेषताएं बताई थी, उसी प्रकार मैं आपको अब सहसंयोजी बंध की विशेषताएं बता रहा हूं। नंबर 1, सहसंयोजी यौगिक के अणु दुर्बल वन डबा बलों से जुड़े होते हैं और इसी कारण ये तीनों अवस्थाओं में ठोस द्रव गैस में पाए जाते हैं। सहसंयोजी यौगिक के अणु दुर्बल वन डबा बलों से जुड़े होते हैं, इसी कारण तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ क्लियर कर दिया है, इसको आप नोट कर सकते हैं। दूसरा जो इसकी विशेषताएं होती हैं, दूसरा है विद्युत संयोजी यौगिकों की तुलना में इनके गलनांक व क्वथनांक जो होते हैं कम होते हैं। तो इसका कारण भी वही है कि विद्युत संयोजी बंध जो होता है, जो प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल से जुड़ा होता है, इसके कंपैरिजन में जो सहसंयोजी आबंध इसमें इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है वो वीक होते हैं, ठीक है। तीसरा जो कारण है, मतलब विशेषताएं हैं, ये दैसिक यानी डायरेक्शनल होते हैं, अतः समावयवता दिखाते हैं। जबकि आयनिक जो यौगिक होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते थे और समावयवता नहीं दिखा रहे थे, ठीक है। ये तो चौथा इसका पॉइंट है। अध्रुवीय जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वह अध्रुवीय यौगिकों में विलय होते हैं, जबकि ध्रुवीय में नहीं विलय होते हैं। और ध्रुवीय यौगिक ध्रुवीय विलय में विलय होते हैं, अध्रुवीय विलय नहीं होती। यानी कि लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक।
यानी कि ध्रुवीय यौगिक ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं और अध्रुवीय यौगिक अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। इसके आधार पर कई सारे रीजनिंग क्वेश्चन बनते हैं जिनका आंसर हमें लिखना होता है। इसमें जो पांचवें गुण है ये सुचालक होते हैं, सहसंयोजी यौगिक सुचालक होते हैं। इसमें कोई अपवाद हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो कोवलेंट बॉन्ड कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, कंडक्टिव नेचर के होते हैं। तो ये हमारे कुछ जो है सहसंयोजी यौगिकों की विशेषताएं हैं। बाकी आप किताब में देखेंगे, किताब से पढ़ेंगे और कई सारे क्वेश्चनों का आंसर को समझेंगे। और जितना मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम आपको बताता हूँ, क्योंकि वीडियो की लेंथ कम भी होनी है। ज़्यादा वीडियो जो लेंथ होगी तो डाउनलोडिंग अपलोडिंग करने में दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ जितना कम से कम कॉम्पैक्ट मैटर बन जाए। तो मेन है सहसंयोजी विशेषताएं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लुईस बिंदु संरचना के बारे में पढ़ेंगे। लुईस बिंदु संरचना क्या होती है? तो जितने भी हमारे यौगिक होते हैं, जितने परमाणु हमारे हैं, जैसे हमारे पास Mg है, Mg का परमाणु क्रमांक हमारा 12 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2, 8 और 2। ठीक है ना। तो जो अंतिम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम लुईस बिंदु प्रतीक के रूप में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 और 2। ठीक है, तो लुईस बिंदु प्रतीक हो गया। इसी प्रकार Na है, Na के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक 11 है, 2, 8, 1, तो क्या हो जाएगा, Na। तो यहाँ पर हम जो है ये Mg के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, कहीं हम प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, कहीं हम स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा अपना तरीका होगा, आगे हम इसको देख लेंगे, है ना। तो ये हमारा अपना नोटेशन है। ठीक है, कहीं हम छोटे से सर्कल से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमें बताना होगा कि ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जो हैं किस परमाणु के बाहरी कोश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसी का बोरोन है, बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 है, कितना होगा, 2,3। तो ये 3 जो है इसका लुईस बिंदु संरचना है। तो इसको ऐसे दिखाते हैं, हमारा जो जैसे डॉट से दिखाते हैं माना बोरोन के इलेक्ट्रॉन को। तो 3 जो है इसका क्या हो गया, लुईस बिंदु प्रतीक हमारा ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्या है परमाणु क्रमांक 8 है, कितना हो जाएगा, 2,6। तो जो अंतिम आउटर मोस्ट सेल में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इन 6 इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये क्या हो गया, इसका लुईस बिंदु प्रतीक हो गया। ठीक हो गया। इसी प्रकार नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 हो गए, परमाणु क्रमांक 2,5। कितना हो गया नाइट्रोजन का, 3 कर लो, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे दिखाएंगे नाइट्रोजन का। ठीक है ना। इसी प्रकार क्लोरीन का, क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है, 2,8,7 हो गया। क्लोरीन को ऐसे रिप्रेजेंट करो, क्लोरीन क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हमारे लुईस बिंदु प्रतीक हैं। कभी एग्जाम में आ जाते हैं कि इनकी लुईस बिंदु संरचना बताइए, तो आपको ये समझना है। ठीक हो गया बच्चों में। आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें का लुईस बिंदु संरचना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मैंने अभी आपको क्लोरीन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का जो भी आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाए थे, उन्हें ही हम लुईस बिंदु संरचना यानी कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। अब कैसे बनाते हैं, इसके लिए नियम है, रूल है ना। तो बिना नियम के तो बनेंगे नहीं, अंदाज से बनाने में तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें इस वक्त ध्यान रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहले मैं कुछ आपको नियम बताने जा रहा हूँ, ध्यान से इस नियम को आप देखिए, चाहो तो आप नोट कर लीजिए। ठीक है ना। तो पहला है, जब भी स्ट्रक्चर बनाना है, जब भी हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है, जब भी स्ट्रक्चर हमने बनाना है, तो परमाणु के आउटर मोस्ट सेल यानी कि बैलेंस सेल ही बोलते हैं, बैलेंस सेल यानी संयोजी कोश। ठीक है ना, संयोजी कोश हिंदी बोलेंगे, संयोजी
कोष के इलेक्ट्रॉन को शो करना है, उन्हीं के जरिए हम करेंगे काम, ठीक है ना। और ये ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। ये क्या करते हैं? ऑक्टेट रूल अष्टक नियम का पालन करते हैं। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन, बेरिलियम, लिथियम, इनको कुछ छोड़ करके ये क्या करते हैं? ऑक्टेट रूल का पालन करते हैं। इनके लिए डबलेट, इनके लिए क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉन, DOUBLET, डबलेट पूरा करना होता है। इनके लिए 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना होता है, बाकी के लिए हम अष्टक नियम का पालन करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? देखो, अभी हम कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं। इसके ये भी कंप्लीट नहीं है, इसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। इस कमियों को जब इसमें कुछ कमियां निकलेंगी तो इसके बाद हम पढ़ेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे। इसके बाद बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ कमियां होगी, उसको फिर VSEPR थ्योरी पढ़ेंगे। VSEPR थ्योरी के बाद हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे। तो इन कई सारे थ्योरीज को हमने देखना है, जिसके आधार पर हम किसी परमाणु की संरचना को हम क्या करेंगे? बनाएंगे, बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान दें इसमें आप इसको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कई बातों को हम इससे हम व्याख्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं, समझ सकते हैं, उनकी स्टेबिलिटी को समझ सकते हैं। मतलब ये नहीं कि आगे इतने थ्योरीज आए हैं तो ये हमारे बेकार हो गए, ये भी इसमें इसका भी अपना एग्जिस्टेंस है। ठीक है ना, तो इसका एडवांस हम BBT पढ़ेंगे, फिर हम BSEPR थ्योरी पढ़ेंगे, फिर MOT पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अभी हम लुईस विंडोज मेथड पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसे लिमिट जो यहाँ पर एक जो कमी हमें देखने को मिल रहे हैं, ये ऑक्टेट रूल को नेग्लेक्ट भी कहीं कहीं पर कर रहा है। ठीक है ना, कहीं कहीं पर ये ऑक्टेट रूल को नेग्लेक्ट करता है। ध्यान दें, कौन करता है? केवल सेंट्रल मेटल एटम जो होता है ना, जो सेंट्रल एटम है, CA जिसे बोलते हैं, CA सेंट्रल एटम जो है, केवल जो है उसको ही छूट होती है कि ऑक्टेट रूल को नेगलेक्ट करे। नेगलेक्ट करने मतलब ये नहीं है कि कम करे, मतलब 8 तो होने 8 से अधिक भी हो सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या मोर देन 8 भी हो सकती है, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, इट कैन कंटेन मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इसको हम देखें कहाँ पर कर रहा है। लेकिन जो कॉर्नर के, जो उसको सराउंडिंग है, हमारे परमाणु हैं, उनके लिए ऑक्टेट रूल फॉलो होना जरूरी है। वो ऑक्टेट फॉलो करते ही करते, ये केवल सेंट्रल एटम CA उसके लिए ही पॉसिबल है। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो हमें है, अब जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, इसमें जो है सेंट्रल मेटल एटम का चुनाव कैसे करते हैं, इसकी बात करते हैं। ठीक है ना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अब हम क्या करते हैं? स्टेप बाय स्टेप जो है शर्तें अब हम यहाँ पर रखने जा रहे हैं, नियम।